नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और यहाँ आप देख रहे हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी की सीरीज। और ये हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th की ज्योग्राफी एनसीईआरटी। फिर हम 8th की पढ़ेंगे, 9th 10th 11th 12th पूरा जो है कोर्स हम कवर करेंगे। और अभी मैं आपको इसमें दिख रहा हूँ गोरा, लेकिन अभी मैं आपको दिखाता हूँ गंडे का फंडा, और अभी मैं हो जाऊंगा काला। तो कृपया करके मुझे इसमें जज ना करें कि मैं गोरा हूँ या काला, है ना। तो कृपया करके मुझे इसमें जज ना किया जाए, मैं पहले ही आपको बता दूं, ठीक है। क्योंकि मैं काला ही हूं तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब आप देख पाएंगे मेरी सुंदरता, शायद अभी नहीं देख पा रहे होंगे, कैमरा थोड़ा ब्लर कर रहा है। ओके, मैं थोड़ा हट जाता हूँ, ठीक है। ओके, अभी कैमरा साफ हो चुका है, ठीक है। तो चलिए मैं थोड़ा किनारे ही रहूंगा क्योंकि मेरी सुंदरता आपको प्रभावित कर सकती है। ओके, आज का हमारा चैप्टर है क्लास 7th का जियोग्राफी में चैप्टर नंबर 7, जो कि है मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार। ओके, चलिए पढ़ते हैं इसको, ठीक है। अध्याय 1 में हम पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक मानव भोजन, वस्त्र एवं आवास के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था, लेकिन समय के साथ उसने नए कौशल विकसित करके खाद्य पदार्थों का उत्पादन, घर बनाने, यातायात एवं संचार के बेहतर साधनों का विकास किया। इस प्रकार उसने अपने आवास के वातावरण को अपने अनुकूल बनाया, ठीक है। लिखा हुआ है, वे स्थान जहां पर भवन अथवा बस्तियां विकसित होते हैं उसे बसाव स्थान कहते हैं। एक आदर्श बसाव स्थान क्या होता है साथियों? एक आदर्श बसाव स्थान वो होता है जहां पर अनुकूल जलवायु हो, जल की उपलब्धता हो, उपयुक्त भूमि हो तथा उपजाऊ मिट्टी हो। अगर ये सारी चीजें हैं तो हम उसे बोलेंगे ये जगह जो है आदर्श बसाव स्थान है। चलिए, और यदि हम देखें तो लिखा हुआ है बस्तियां वे स्थान है जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं, ठीक है। बस्तियां क्या है? बस्तियां वे स्थान है जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं। प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों तथा गुफाओं में निवास करता था। जब उन्होंने फसलें उगाना आरंभ किया तो उनके लिए एक जगह स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया, क्योंकि जब आप खेती करेंगे तो ऑब्वियस बात है आपको एक जगह रहना पड़ेगा, और बिना एक जगह रहे आप खेती नहीं कर सकते। ऐसी कोई विधि नहीं है कि आप बिना एक जगह रहे खेती कर लो, ठीक है। जब उन्होंने फसल उगाना आरंभ किया तो उनके लिए एक जगह स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। बस्तियों का विकास नदी घाटियों के किनारे हुआ, क्योंकि वहां पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था तथा भूमि उपजाऊ थी, ठीक है। ये बात तो हम लोग भी जानते हैं कि दुनिया की कोई भी सभ्यता आप उठा के देख लो, उन सब का विकास नदियों के किनारे ही हुआ है, ठीक है ना। इसीलिए अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पुराने जमाने में जब जो मनुष्य था वो नदियों के किनारे ही रहना पसंद करता था। क्यों? नदियों के किनारे की जो भूमि है वो एक तो उपजाऊ है, दूसरा वहां पानी भी उपलब्ध है, चारा भी उपलब्ध है। इस वजह से इंसान जो है नदियों के किनारे ही रहता था, ठीक है ना। अच्छा, व्यापार, वाणिज्य तथा विनिर्माण के विकास के साथ ही मानव बस्तियां बड़ी हो गई। नदी घाटी के निकट बस्ती पनपने लगी एवं सभ्यता का विकास हुआ। क्या आपको सिंधु, टिग्रिस, नील, हवांगो नदियों के किनारे विकसित हुई सभ्यताओं के नाम पता है? तो बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर एक फोटो दिया हुआ है जहां पर एक मानव बस्ती को बसते हुए दिखाया गया। ये आप देखेंगे, ये एक रिवर है, बीच में यहाँ पर एक नाव है और ये सब घर पर यहाँ पर बने हुए हैं। बस्तियां स्थायी या अस्थायी हो सकती हैं, यानी घर जो हो सकते हैं या तो स्थायी हो सकते हैं या अस्थायी हो सकते हैं। जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं उन्हें अस्थायी बस्तियां कहते हैं, ठीक है। घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियां बसाते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखना साथियों हमेशा, कि रेगिस्तान जो है हमेशा ठंडे नहीं होते, रेगिस्तान गर्म भी होते हैं। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। रेगिस्तान जो है मतलब सॉरी रेगिस्तान जो है हमेशा गर्म नहीं होंगे। जैसे हमको क्या लगता है कि रेगिस्तान है मतलब गर्मी होगा, जैसे थार रेगिस्तान हम कहते हैं। कुछ रेगिस्तान ठंडे भी हैं, ठीक है ना। तो जैसे लद्दाख का जो रेगिस्तान है वो आपका एक शीत मरुस्थल का उदाहरण है। गोबी जो है शीत मरुस्थल का उदाहरण है। तो ध्यान रखना, रेगिस्तान हमेशा गर्म नहीं होगा, वो ठंडे भी होते हैं। अच्छा, तो घने जंगलों, गर्म तथा ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। वे आखेट, संग्रहण, स्थानांतरी कृषि एवं ऋतु प्रवास करते हैं। यद्यपि अधिकांश बस्तियां आज स्थायी बस्तियां हैं, इन बस्तियों में रहने के लिए लोग घर बनाते हैं। तो नॉर्मल जो जगहें होती हैं वहां पर तो स्थायी घर ही बनते हैं, लेकिन जो जंगल वगैरह है, रेगिस्तान वगैरह है, यहाँ पर लोग जो है अस्थायी घर बनाते हैं। चलिए आगे देखो।
देखते हैं जरा। ठीक है, आगे देखो भाई, आगे यहां पर आप देख पाएंगे, हाँ, आगे की स्टोरी है मैरी का जन्मदिन था। केक काटने के लिए वह अपने मित्रों के साथ गुरमीत की प्रतीक्षा कर रही थी। आखिरकार थकी, खांसती और हाँफती हुई गुरमीत पहुंची। उसने बताया कि अत्यधिक यातायात जाम था। मैरी की मां मिसेस थॉमस ने गुरप्रीत की पीठ थपथपाकर गहरी सांस भरी। ओह, हमारे शहर में बहुत प्रदूषण है। प्रसाद हाल में ही गांव आया था। उसने पूछा, शहरों में इतना प्रदूषण तथा यातायात जाम क्यों रहता है? शहरों में बढ़ती हुई आबादी के कारण दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है, मैरी के पिता थॉमस ने कहा। उन्होंने बताया कि आखिरकार इतना ज्यादा पॉल्यूशन क्यों हो रहा है। ठीक है, ओके। मैरी के पिता ने कहा। मैरी ने पूछा, तब लोग शहर क्यों आते हैं? जब इतना ज्यादा यहाँ पर भीड़ है, वाहन है, तो लोग शहर क्यों आ रहे हैं? उसकी मां ने उत्तर दिया कि वे यहाँ नौकरी, बेहतर शिक्षा एवं चिकित्सीय सुविधा की तलाश में आते हैं। भाई, शहरों में शिक्षा का लेवल उच्च होता है ना, एजुकेशन भी अच्छी मिलती है, जो मेडिकल फैसिलिटीज है वो भी बढ़िया मिलती है, इसलिए ऐसा ये लोग करते हैं। मैरी ने पूछा कि यदि इतनी अधिक संख्या में लोग शहर में आते रहेंगे तो ये सारे लोग कहाँ रहेंगे? मिसेस थॉमस ने कहा कि यही कारण है कि अत्यधिक संख्या में गंदी बस्तियां एवं अवैध कब्जे वाली बस्तियां दिखाई देती हैं, जहां लोग भीड़भाड़ एवं अस्वास्थ्यकारी परिस्थितियों में रहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, एक शब्द जो ऊपर आया था वो था ऋतु प्रवास, है ना। ऋतु प्रवास क्या होता है जरा समझ लो। तो कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पर लोग मौसम के अनुसार रहते हैं। ठीक है, खासकर पहाड़ों में जैसे क्या होता है कि जब तक गर्मी का मौसम रहता है, खासकर उच्च हिमालयी क्षेत्र में हम ये देखते हैं कि जब तक गर्मी का मौसम रहता है तब तक लोग पहाड़ों पर ऊंचा रहते हैं, है ना, ऊंचे पहाड़ों पर उनके घर बने होते हैं। जैसे ही अक्टूबर नवंबर में सर्दी का आगमन होता है तो वो अपना सारा का सारा घर खाली कर जाते हैं और नीचे मैदानों की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, तो सर्दियों में रहते हैं नीचे मैदानों में और गर्मियों में रहते हैं ऊपर पहाड़ों पे। इसको बोलते हैं ऋतु प्रवास। ओके, ठीक है, ठीक। आगे देखिए, आगे, हाँ, आगे है, जहां लोग भीड़भाड़ एवं अस्वास्थ्यकारी परिस्थितियों में भी रहते हैं। शहरों में जल एवं विद्युत की कमी एक सामान्य समस्या है। प्रसाद ने कहा, हमारे गांव में बड़े सिनेमा घर, अच्छी सुविधाओं वाले स्कूल एवं अच्छे अस्पताल नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी खुली भूमि और सांस लेने के लिए ताजी हवा मिलती है। जब मेरे दादाजी बीमार थे तो उनको शहर के अस्पताल में लाना पड़ा था, है ना। यहाँ पर देखिए कुछ फोटोज दिखाए गए हैं। ये है सघन बस्ती जो शहरों में आपको मिलेगी, एकदम घनी बसी हुई। और दूसरी तरफ आपको दिखेंगे गांव में, पहाड़ों पर दूर दूर बसे घर, एक घर यहाँ बसा, एक घर यहाँ बसा, एक यहाँ बसा है। तो ये आपका ये है सघन बस्ती और प्रकीर्ण बस्ती। ऊपर दिए गए संवाद से बस्तियों के दो विभिन्न चित्रण हमारे सामने आते हैं, ग्रामीण एवं शहरी। गांव ग्रामीण बस्ती होती है जहां लोग कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी एवं पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं। ग्रामीण बस्ती सघन या प्रकीर्ण हो सकती है। सघन बस्तियों में घर पास पास बने होते हैं, जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं फोटो में। प्रकीर्ण बस्तियों के लोगों के घर दूर दूर व्यापक क्षेत्रों में फैले होते हैं। इस प्रकार की बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगलों तथा अति विषम जलवायु क्षेत्रों में पाई जाती हैं। पहाड़ों पर इस प्रकार घर मिलेंगे, आप फोटो में देख पाएंगे, पहाड़ी तो है ये। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छत बनाते हैं। जिन स्थानों में वर्षा के समय जिन स्थानों में जिन स्थानों में वर्षा के समय जल का भराव होता है, ठीक है ना, हाँ, जल का भराव होता है, वहां ऊंचे ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा सिल्ट पर घर बनाए जाते हैं। जैसे जहां पर बहुत ज्यादा पानी बरसता है तो पानी भर जाता है, तो वहां पर घर कैसे बनेंगे? इस तरीके के, है ना। यानी ये घर जमीन से लगे हुए नहीं होते हैं, जमीन पर हमने लगाए बांस वगैरह और फिर एक प्लेटफॉर्म बनाया और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम घर बना रहे हैं, इस तरीके के। देख रहे हैं आप लोग, ये घर जो है जमीन से टच नहीं हो रहे हैं, ये घर आपको मिलेंगे जमीन से ऊपर। ठीक है। गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर पाए जाते हैं जिनकी छतें फूस की बनी होती हैं। जैसे राजस्थान में आप जाएंगे तो राजस्थान में जैसे आपको मिलेगा कि जो घर होंगे वो मिट्टी के होंगे, उनकी दीवारें बहुत मोटी मोटी होंगी। वो मोटी मोटी दीवारें इंसुलेशन का काम करती हैं, मतलब घर की ठंडक को बाहर नहीं आने देती और बाहर की गर्मी को अंदर नहीं आने देती। ठीक है, तो इस तरीके के घर आपको राजस्थान में मिलते हैं। गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर पाए जाते हैं जिनकी छतें फूस की बनी होती हैं। स्थानीय सामग्री जैसे पत्थर, पंख, चिकनी मिट्टी, तृण आदि का प्रयोग करके भी घर बनाए जाते हैं।
नगरीय बस्तियों में नगर छोटी एवं शहर उनसे बड़ी बस्तियां होते हैं, ठीक है ना। नगरीय क्षेत्रों के लोग निर्माण, व्यापार, सेवा क्षेत्रों में कार्यरत होते हैं। अपने राज्य के कुछ गांव, नगरों तथा शहरों के नाम लिखिए, मतलब बच्चों के लिए है ये। आगे देखिए, आगे यहाँ पर परिवहन। परिवहन लोगों को सामान के परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं। पुराने समय में अधिक दूरी यात्रा करने में अत्यधिक समय लगता था। उस समय लोग पैदल चलते थे और अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे। पहिए की खोज से परिवहन आसान हो गया। समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास होता गया, लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशुओं का उपयोग करते हैं। या फोटो देख पाएंगे, यहाँ पर लोग जो है घोड़ा गाड़ी में बैठे हैं, तांगे में बैठे हुए, ठीक है ना। चलिए आगे ऊपर एक फोटो बना हुआ है, ये देखिए, ये एक बर्फ का घर है। और बर्फ के घर आपको कहाँ मिलेंगे? ये आपको मिलेंगे आपका जो उत्तरी ध्रुव है वहां पर, और इन बर्फ के घरों को कहा जाता है इग्लू, ध्यान रखना। आगे देखिए, हमारे देश में सामान्यतः गधे, खच्चर, बैल, ऊंट का उपयोग किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका के एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का उपयोग उसी तरह होता है जैसे तिब्बत में याक का उपयोग होता है। प्रारंभ में अन्य देशों के व्यापारियों को भारत पहुंचने में अनेक महीने लग जाते थे। वे समुद्री मार्ग से या थली मार्ग से आते थे। हवाई यात्रा ने परिवहन को द्रुत का अर्थ है साथियों तेज, ठीक है, द्रुत का अर्थ क्या है? तेज बना दिया है। आज भारत से यूरोप की यात्रा करने में केवल 6 से 8 घंटे का समय लगता है। इस प्रकार परिवहन के आधुनिक साधन समय तथा ऊर्जा की बचत करते हैं। आगे देखो, आगे क्या है? आगे है परिवहन के 4 मुख्य साधन है, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग, ठीक है ना। हाँ, आगे देखिए, बॉक्स में लिखा हुआ है कि भारत में अनेक राष्ट्रीय तथा राज्य राजमार्ग है। भारत में एक्सप्रेस वे का निर्माण नवीनतम है। स्वर्णीय चतुर्भुज महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। ये देखिए, ये चैप्टर बहुत बेसिक है, इसमें हमारे एग्जाम के लिए फैक्चुअल कुछ नहीं मिलने वाला है, बस एक समझ है, तो इसको बस इसी तरीके से पढ़ लो, बस ज्यादा कुछ नहीं है। पहला है सड़क मार्ग। कम दूरी के यातायात का सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला सड़क मार्ग है। सड़कें पक्की तथा कच्ची होती हैं, जैसा कि आप फोटो में देख पाएंगे, है ना। ये कच्ची सड़क है, वहां रोड बना हुआ है, वो पक्की सड़क है। मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा है। मरुस्थलों, वनों तथा ऊंचे पर्वतों जैसे स्थानों पर भी सड़कें बनी हुई हैं। हिमालय पर्वत पर लेह मनाली राजमार्ग विश्व का सबसे ऊंचा राजमार्गों में से एक है, ठीक है ना। आप लोग मुझे अभी कमेंट करके बताइए कि आज के समय में, आज के टाइम पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड कौन सी है? ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड इंडिया में है, भारत में, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए वो कौन सी है। लिखा हुआ है हिमालय पर्वत पर, अच्छा हो गया। ये भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग या सबवे कहते हैं। फ्लाईओवर उत्कृष्ट संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं। चलिए आगे देखिए, चलिए आगे बॉक्स बना हुआ है। जाइनिंग से लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से, ये फोटो में आपको दिखाई दे रही होगी, समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से 5072 मीटर है, ठीक है। आगे देखो, रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से तथा कम खर्च में लोगों के आवागमन एवं भारी सामान को ढोने का कार्य होता है। वाष्प के इंजन की खोज एवं औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान की, है ना। इसको हम पढ़ेंगे, देखो ये तो शब्द यहाँ पर आया है ना, औद्योगिक क्रांति, इसको हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इसको हम पढ़ेंगे, ओके। आगे देखो जरा, डीजल एवं वैद्युत इंजनों ने व्यापक रूप से वाष्प के इंजनों का स्थान ले लिया है। सुपरफास्ट रेलगाड़ियों से परिवहन की गति और तीव्र हो गई है। मैदानी भागों में रेल मार्गों का जाल व्यापक रूप से फैला है। उन्नत प्रौद्योगिकी कौशल से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग बनाना संभव हो गया है, जो फोटो में आपको दिख रहा है, लेकिन इनकी संख्या काफी कम है। भारतीय रेल मार्गों का जाल भली भांति विकसित है, यह एशिया में सबसे बड़ा है। चलिए आगे देखो, आगे यहां पर देखिए एक मैप है, और इस मैप पे क्या दिखाया गया है? मैप पर आपको दिखाया गया है कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागर तटीय मतलब प्रशांत महासागर तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक तक जाता है ना। ये जो आपको यहाँ दिख रहा है, ये वाला, ठीक है, ये है आपका सेंट पीटर्सबर्ग, जिसको हम बोल रहे हैं लेनिनग्राड। क्या है ये? लेनिनग्राड। और यहां से देखिए इस तरीके से होता हुआ ये
ये देखिए, ये यहाँ तक जा रहा है, और ये जो शहर आपको दिख रहा है ये है व्लादिवोस्तोक। ठीक, तो ये है दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग। ठीक है, बेसिक सवाल। आगे देखते हैं। आगे जलमार्ग। आप पहले पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जलमार्ग का उपयोग किया जाता था। अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन होता था। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अंतर्देशीय तथा समुद्री मार्ग। अंतर्देशीय जलमार्ग एवं समुद्री मार्ग। देखिए, अंतर्देशीय जलमार्ग का अर्थ हुआ ये कि वो जलमार्ग जो देश के अंदर बहते हैं वो अंतर्देशीय हैं, और जो इंटरनेशनली जा रहे हैं वो समुद्री जलमार्ग। नाव्य नदियों एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग है गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, आपने नाम सुना होगा NW फर्स्ट। ये है नेशनल वाटरवे नंबर 1। और नेशनल वाटरवे नंबर 1 की यदि बात की जाए तो नेशनल वाटरवे नंबर 1 जो है ये जाता है इलाहाबाद से हल्दिया तक। ये है भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1। चलिए आगे देखिए। समुद्री तथा महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल एवं सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए करते हैं। ये मार्ग पत्तनों से जुड़े होते हैं। पत्तन मतलब बंदरगाह। ठीक है, ध्यान रखना, पत्तन का अर्थ क्या है यहाँ पर? पत्तन का अर्थ है बंदरगाह। ओके, विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पत्तन है। एशिया में सिंगापुर, मुंबई, उत्तर अमेरिका में न्यूयॉर्क तथा लॉस एंजलिस, दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरियो, अफ्रीका में डरबन एवं केपटाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन। क्या आप विश्व के कुछ और पत्तनों के नाम बता सकते हैं? ठीक है, ये देखिए यहाँ पर जो है एक नाव बनी हुई है, और ये है एक नहर या एक नदी। लोग इसके माध्यम से देश में घूमेंगे, तो ये है अंतर्देशीय जलमार्ग। ठीक है, आगे देखो, आगे देखते हैं। आगे देखो, आगे है वायुमार्ग। ठीक है, वायुमार्ग क्या है? 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक महंगा है। वायु यातायात खराब मौसम एवं कोहरे एवं तूफान से को प्रभावित होता है। यह यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम एवं दूर स्थानों पर पहुंच सकता है। भाई हेलीकॉप्टर कहीं भी लैंड कर सकता है कि नहीं? विशेष रूप से जहां सड़क एवं रेल मार्ग नहीं है, हेलीकॉप्टर अगम्य तथा संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने, भोजन तथा जल, कपड़े एवं दवाएं बांटने के लिए बहुत ही उपयोगी साधन है। कुछ महत्वपूर्ण हवाई पत्तन है दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, काहिरा। ठीक है, वो हेलीकॉप्टर बना हुआ है, वहां से लोग उसमें बैठ करके जा रहे हैं। आगे देखो। ठीक है, संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है। संचार क्या है? दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया। तकनीकी विकास के साथ मानव ने संचार के नए एवं तीव्र साधनों को विकसित कर लिया है। संचार तंत्र के विकास का वर्णन करता है। चित्र नंबर 7-10 देखेंगे आगे हम। संचार के क्षेत्रों में विकास से विश्व में सूचना क्रांति आई है। सूचना प्रदान करने के लिए, शिक्षा तथा मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग होता है। ठीक है ना, समाचार पत्रों, रेडियो तथा टेलीविजन के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं, इसीलिए इनको जनसंपर्क माध्यम कहा जाता है। सैटेलाइट से संचार में तीव्रता आई है। तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम पूर्वानुमान, आपदा पूर्व चेतावनी आदि में सैटेलाइट सहायक होते हैं। अब हम इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल भेज सकते हैं। आज सेलुलर फोन द्वारा बेतार टेलीफोनिक संचार अत्यधिक लोकप्रिय है, हमारा फोन जो है। ठीक है ना, इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूचना एवं परस्पर समीपता ही नहीं मिलती, अपितु इससे हमारा जीवन भी सुखमय हो गया है। अब हम घर बैठे बैठे ही रेल, हवाई जहाज, सिनेमा, होटल के लिए टिकट बुक करवा सकते हैं। संपूर्ण विश्व में इस प्रकार के लोगों के बीच, लोगों तथा सेवाओं तथा संस्थाओं के बीच तीव्र गति से आपसी संपर्क संभव होने का कारण आज हम बृहद विश्व समाज के रूप में विकसित हो रहे हैं, यानी ग्लोबल विलेज की संकल्पना है। ये ग्लोबल विलेज आपने नाम सुना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कुछ जो है ये संचार के साधन, सैटेलाइट वगैरह, कंप्यूटर, ये है ना, डाक खाना और कबूतर वगैरह, वो सब जो है पुराने जमाने वाले यहाँ पर दिखाए गए। चलिए ठीक है, अच्छा ये यहाँ पर कुछ जो है, अगर ये थोड़ा टर्न हो सके तो चलिए मैं देखता हूँ इसमें कुछ हो सकता है क्या। नहीं भैया, इसमें कुछ नहीं होगा, ये तो हमें ऐसे ही देखना पड़ेगा। ठीक है, इसको जाने दो। ठीक है, अब ये यहाँ पर जो है कुछ सवाल जवाब है, इनको आप देख लो। पहला प्रश्न है, परिवहन के
चार प्रकार कौन कौन से हैं वो आपको बताने हैं। परिवहन के चार प्रकार। बस्ती से आप क्या समझते हैं, ग्रामीण लोगों के क्रियाकलाप क्या है, रेल मार्ग के दो गुण, संचार से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। इनमें से कौन सा संचार का साधन नहीं है, इनमें से कौन सा सड़क का भूमिगत निर्माण है, किसी द्वीप पर पहुंचने के लिए कौन सा यातायात का साधन उपयुक्त होगा, यातायात का कौन सा साधन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता। बहुत बेसिक सवाल है और ये आपको आंसर करने चाहिए, ठीक है। ये देख लो, यहाँ पर कुछ सही मिलान करने के लिए है। तो साथियों, ओके, हाँ, तो ये हुआ साथियों आज का वीडियो, और मैं फिर से गोरा हो चुका हूँ, अभी तक काला था। तो ये हुआ आज का वीडियो, इसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए। आरओ की बेहतर तैयारी करने के लिए हमसे जरूर जुड़े, और आरओ में अपने नंबर पक्के करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।